हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइट कैरियर इंस्टीट्यूट पे। आज हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ देखेंगे एसिड्स और बेसिस की। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा 4th लेक्चर। तो अगर हम कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ की बात करें जो सारे एसिड्स में कॉमन होते हैं, तो सबसे पहला बताया जाएगा सबसे पहले कि ऑल एसिड्स शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल और फिजिकल बिहेवियर दैट डिफाइन देयर प्रॉपर्टीज। हर एक एसिड में कुछ न कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे सबसे पहला हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि दे आर सावर इन टेस्ट, वो टेस्ट में सावर होते हैं। दे टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। आप लोग बताइएगा कि टर्मरिक का एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में कैसा होता है। फिनोल्फ्थलीन का और मिथाइल ऑरेंज का, इन तीनों का एसिडिक और बेसिक मीडियम में किस किस कलर का होता है एक बार आप रिकॉल कीजिएगा। टर्मरिक में होता है एसिडिक में येलो और बेसिक में रेड या ब्राउन, रेडिश ब्राउन। फिनोल्फ्थलीन की अगर हम बात करें तो फिनोल्फ्थलीन एसिडिक में होता है कलरलेस, एसिडिक में होता है कलरलेस और कलरलेस और बेसिक में जाता है पिंक या मैजेंडा, पिंक या डार्क पिंक। इसमें हो जाता है, अगर मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो रेड या पिंक और बेसिक में हो जाता है येलो। ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज थी जो हम लोग देखते हैं। तो एसिड्स होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन डिजॉल्व वाटर। हम लोग आज इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं डिजॉल्व वाटर में। जब हम एसिड को वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो इससे जो नया सॉल्यूशन बनता है वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और उसका देखे थे रिएक्शन विथ मेटल्स कि अगर मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या था? पॉपअप टेस्ट। कि पॉपअप टेस्ट से पता चलता है, पॉपअप टेस्ट का मतलब कि जब हम हाइड्रोजन गैस के पास बर्निंग कैंडल ले जाते हैं तो पॉपअप साउंड के साथ चलता है, तो इससे पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस है। अगर हम बात करें इसमें और क्या हम लोग जानते थे कि मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाता था? सॉल्ट। लेकिन ये सारे एसिड के साथ पॉसिबल नहीं था। अगर नाइट्रिक एसिड हो जाए तो नाइट्रिक एसिड में ऐसा नहीं था। नाइट्रिक एसिड में क्या बनाता था? नाइट्रिक एसिड अगर हमारा मेटल के साथ रिएक्ट करता था तो बनाता था सॉल्ट प्लस वाटर। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रिक एसिड जो था एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। इस एक्सेप्शन का भी एक एक्सेप्शन था कि नाइट्रिक एसिड जनरली मैंगनीज और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस करता था। तो यहाँ तक क्लियर था। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो Since hydrogen gas is constantly liberated during the reactions between an acid and a metal, हाइड्रोजन गैस मैक्सिमम केस में प्रोड्यूस हो रहा था जब कोई एसिड और मेटल आपस में रिएक्ट कर रहा था। तो इससे पता चलता है कि हाइड्रोजन एटम्स मस्ट बी फंडामेंटली प्रेजेंट इनसाइड ऑल एसिड्स मॉलिक्यूल्स। तो इसे हम कह सकते हैं कि सारे एसिड के मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस सारे एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो मैक्सिमम एसिड तो हाइड्रोजन गैस दे ही रहे थे। सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन तो कर ही जाते हैं। तो इससे ये कहा जा सकता है कि जो भी एसिड है उस सारे एसिड के अंदर कहीं ना कहीं हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। तो ये कहा जा सकता है हाइड्रोजन इज अ कॉमन एलिमेंट फाउंड इन ऑल एसिड्स। हाइड्रोजन जो है वो एक कॉमन एलिमेंट है जो सारे एसिड्स में पाए जाते हैं। लेकिन क्या इसका वाइस वर्सा कहना ट्रू होगा? ये तो समझते हैं कि हाइड्रोजन
सारे एसिड में प्रेजेंट है। ऑल एसिड कंटेंस हाइड्रोजन, ऑल एसिड कंटेंस हाइड्रोजन, सारे एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन होते हैं। लेकिन क्या ये कहना कि जिसके पास भी हाइड्रोजन है वो एसिड होगा, क्या ये कहना सही होगा? तो चलिए इसी के लिए जो मेरा सवाल है कि क्या डज हाइड्रोजन इक्वल एसिडिटी, क्या हाइड्रोजन का मतलब है कि वो एसिड हो जाएगा? तो इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। एक एक्टिविटी दिया हुआ है, उस एक्टिविटी में समझाया गया कि हम लोग 4 डिफरेंट तरीके के केमिकल कंपाउंड्स लिए हैं। देख लिए हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अल्कोहल और ग्लूकोज। बारी बारी से हम इन सब को एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं। मतलब एक बीकर लिए, इसमें एक बार हम सल्फ्यूरिक एसिड, एक बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक बार अल्कोहल, एक बार ग्लूकोज, इन सबको डालें और इसमें 2 इलेक्ट्रोड रख के एक बैटरी से कनेक्ट किए। तो क्या देखा गया कि जब सल्फ्यूरिक एसिड रखा गया तो ये जो बल्ब था वो बल्ब ग्लो किया। HCl के केस में भी बल्ब ग्लो किया, लेकिन अल्कोहल के केस में बल्ब ग्लो नहीं किया और ग्लूकोज के केस में बल्ब ग्लो नहीं किया। इन दोनों के केस में बल्ब का ग्लो नहीं हुआ और HCl और सल्फ्यूरिक एसिड के केस में बल्ब का ग्लो, मतलब बल्ब जलने लगा। चूँकि अल्कोहल का फॉर्मूला अगर बात करें तो जैसे हम बेसिक अल्कोहल जैसे मीथेनॉल की बात करते हैं तो CH3OH होता है और ग्लूकोज का फॉर्मूला तो पता ही होगा आप लोगों को, C6H12 और O6। अब चूँकि इनके पास भी हाइड्रोजन था, अल्कोहल के पास भी हाइड्रोजन था और ग्लूकोज के पास भी हाइड्रोजन था। इसके पास 12 हाइड्रोजन थे, इसके पास भी 4 हाइड्रोजन थे। इसके पास तो 2 ही हाइड्रोजन थे, फिर भी ये कर गया। इसके पास 1 ही हाइड्रोजन थे, ये कर गया। लेकिन इसके पास 4 हाइड्रोजन होने के बावजूद ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं किया। इसके पास 12 हाइड्रोजन होने के बावजूद भी ग्लूकोज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं किया। तो इससे ये कहना, ये तो पता चलता है कि जिसके पास भी हाइड्रोजन होगा, केवल और केवल हाइड्रोजन होने से सब्सटेंस एसिड हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये जो बड़ा सवाल था कि डज हाइड्रोजन इक्वल एसिडिटी, क्या हाइड्रोजन का मतलब ही एसिडिटी होता है? तो ऐसा नहीं है। डज हाइड्रोजन इक्वल एसिडिटी, क्या हाइड्रोजन का मतलब एसिडिटी होता है? तो ऐसा नहीं है। तो वही एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया गया है कि जब एक इलेक्ट्रोलाइट का तरह इस्तेमाल किया गया, डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, सल्फ्यूरिक एसिड को, ग्लूकोज सॉल्यूशन को और अल्कोहल सॉल्यूशन, अल्कोहल कोई भी ले सकते हैं जैसे मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। तो देखा गया कि बल्ब इन दोनों के केस में ग्लो हो रहा था, इन दोनों के केस में ग्लो नहीं हो रहा। तो इससे पता चला कि इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुआ, इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुआ। ऐसा क्या था कि सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में बल्ब का ग्लो हुआ, लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज के केस में बल्ब का ग्लो नहीं हुआ। चूँकि जब, तो यहाँ से हम लोग को पता चलता है कि जब एसिड को वाटर में मिलाया जाता है तो अगर एसिड को वाटर में मिलाने पर ये ईजिली डिसोसिएट हो जाता है, मतलब टूट कर H+ आयन अगर दे रहा है ना, अगर कोई एसिड को वाटर में मिलाने पर अगर एसिड टूट जा रहा है और H+ आयन दे रहा है, अगर सब्सटेंस टूट जा रहा है और H+ आयन दे रहा है तभी वो सब्सटेंस एसिडिक कहलाएगा। मतलब मेरे कहने का ये हुआ कि अगर कोई सब्सटेंस है, इसको वाटर में मिलाएं और वाटर में मिलाने पर ये सब्सटेंस टूट गया और टूटने के बाद H+ आयन अगर दे रहा है तो यानी कि ये सब्सटेंस एसिडिक होगा। और अगर ये सब्सटेंस H+ आयन नहीं दे रहा है तो वो सब्सटेंस एसिडिक नहीं होगा। तो यहाँ पे जो H2SO4 था, जब इसको वाटर के अंदर मिलाएं तो ये H+ आयन दे दिया,
HCl भी जब वाटर के अंदर मिलाएं, HCl भी हमारा H+ आयन दे रहा था, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल ये दोनों टूट के H+ आयन रिलीज नहीं कर रहा था। अब चूंकि H+ आयन रिलीज नहीं कर रहा था तो ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं किया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री आयंस का होना जरूरी है। यहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। अब चूंकि आयंस का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुआ नहीं, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुआ नहीं तो बल्ब ग्लो नहीं किया। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि अगर हम बात करें तो when acids like HCl and H2SO4 dissolves in water they dissociate into ions। जब एसिड्स को HCl या सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया गया तो टूट कर आयंस बना लिए। दिस फ्री मूविंग आयंस एक्ट एज अ चार्ज कैरियर्स। ये जो फ्री मूविंग आयंस होते हैं वो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है और सॉल्यूशन से फ्लो कर गया और बल्ब ग्लो हो गया। लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में वो ब्रेक ही नहीं हुआ, मतलब ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में ये ब्रेक ही नहीं हुआ। अब जब चूंकि ये ब्रेक ही नहीं हुआ तो फ्री आयंस है नहीं, फ्री आयंस बना नहीं। अब फ्री आयंस बना नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। फॉर सब्सटेंस टू डिस्प्ले एसिडिक प्रॉपर्टीज, तो इससे हमको पता चलता है कि एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए, किसी भी सब्सटेंस को एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए, किसी भी सब्सटेंस को एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए H+ आयन का रिलीज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर कोई सब्सटेंस H+ आयन रिलीज कर रहा है तभी वो सब्सटेंस एसिडिक कहलाएगा। अगर कोई सब्सटेंस H+ आयन रिलीज नहीं कर रहा है, जैसे यहाँ पे ग्लूकोज और अल्कोहल H+ आयन रिलीज नहीं कर रहे तो ये एसिडिक नहीं है। अब तो इस वाटर का एसिडिटी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि अभी हम लोग देखें कि एसिडिक कोई भी चीज़ एसिडिक, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कोई भी सब्सटेंस एसिडिक तभी कहलाएगा जब वो वाटर के अंदर टूट के H+ आयन देगा। अगर वाटर ही नहीं होगा तो H+ आयन रिलीज नहीं करेगा, तो सब्सटेंस अपना एसिडिक प्रॉपर्टी शो ही नहीं कर पाएगा। सिंपल सा लैंग्वेज में बात करें तो एसिडिक को एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए H+ आयन का रिलीज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और H+ आयन रिलीज करने के लिए उसको वाटर के अंदर मिलना हो तभी डिसोसिएट होगा, मतलब टूटेगा। बिना वाटर के अंदर डिसोसिएट हुए वो टूट नहीं सकता है। तो वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने में। अगर वाटर नहीं होगा तो कोई भी सब्सटेंस एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो इसी को एक एक्टिविटी की मदद से समझा गया है कि एक ड्राई HCl लिया गया है, ड्राई HCl, और एक मतलब ड्राई HCl नहीं, सॉरी, ड्राई लिटमस पेपर लिया गया और एक जगह वेट लिटमस पेपर लिया गया। तो जब ड्राई लिटमस पेपर लिया गया तो देखने को मिला कि यहाँ पे जब इस ड्राई लिटमस पेपर के ऊपर हम लोग एसिड डाले तो कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ, और इसके ऊपर जब हम एसिड डाले तो यहाँ पे कलर चेंज हो गया। यहाँ पे कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ, और यहाँ पे कलर चेंज हो गया। और चूंकि यहाँ पे कलर चेंज हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे वेट लिटमस पेपर था, मतलब वाटर था
वाटर होगा तभी ये एसिड जो होगा वो टूटा होगा, H प्लस आयन रिलीज किया होगा और इसीलिए कलर चेंज हुआ है। क्योंकि बिना H प्लस आयन रिलीज किए हुए कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एसिड अपना एसिडिक प्रॉपर्टी शो ही नहीं करता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ड्राई था, वाटर था नहीं, ये एसिड H प्लस आयन रिलीज कर नहीं पाया। अब चूँकि H प्लस आयन रिलीज नहीं हुआ तो कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ। वही चीज़ यहाँ पे है कि मिक्सिंग सॉलिड क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, मतलब HCl गैस। जब हम सोडियम क्लोराइड को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा HCl गैस का प्रोडक्शन होता है। और जब इस HCl गैस को हम लोग ड्राई लिटमस पेपर से पास करें तो कोई भी कलर चेंज देखने को नहीं मिला। जब वेट ब्लू लिटमस पेपर से पास करवाएं तो ये रेड में चेंज हो गया। ड्राई HCl गैस इज नॉट एसिडिक। क्यों? क्योंकि ड्राई HCl गैस जो था वो एसिडिक ही नहीं था। इन इट्स गैसेस फॉर्म HCl मॉलिक्यूल्स कोवैलेंटली बॉन्डेड विद, कोवैलेंट के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि इसमें HCl मॉलिक्यूल्स था वो टूटा ही नहीं और H प्लस आयन रिलीज नहीं किया, और चूँकि H प्लस आयन नहीं था वो ड्राई पेपर का कलर चेंज नहीं हुआ। लेकिन जैसे वाटर वेट लिटमस पेपर लिया गया तो वाटर जो था, वाटर के कॉन्टैक्ट में आने पर ये HCl टूट गया और H प्लस आयन रिलीज किया। और चूँकि H प्लस आयन रिलीज किया तो कलर चेंज हो गया। अब जनरली अगर हम बात करते हैं H प्लस आयन की, तो ये H प्लस आयन मतलब अनस्टेबल होता है, ये स्टेबल होता नहीं। तो ये जब कोई भी सब्सटेंस जैसे एसिड ही टूटा तो H प्लस और Cl माइनस बनाएगा। HCl अगर टूटेगा तो H प्लस और Cl माइनस में, ये H प्लस अनस्टेबल होता है तो ये वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, मतलब एग्जिस्ट इस फॉर्म में करता है, हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट स्टेबली ऑन इट्स ओन इन वाटर, मतलब एक हाइड्रोजन आयन जो है H प्लस आयन वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, वो तुरंत कंबाइन कर लेता है वाटर के साथ और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। इट इज़ दिस हाइड्रोनियम आयन दैट कॉजेज द एसिडिक प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग द लिटमस पेपर रेड। तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन जो था वो लिटमस पेपर को रेड कलर के चेंज करने में मदद किया है। नोट इफ द सराउंडिंग एयर इज ह्यूमिड द ड्राई लिटमस पेपर माइट प्रीमैच्योरली टर्न रेड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। अगर सराउंडिंग एयर ह्यूमिड है तो ड्राई लिटमस पेपर, मतलब थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे ड्राई लिटमस पेपर का कोई कलर चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अगर ड्राई लिटमस पेपर था, लेकिन अगर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो कलर चेंज हो सकता है। मतलब अगर, क्योंकि इसको बस पानी चाहिए ना, पानी अगर मान के चलते हैं ड्राई पेपर था लेकिन एटमॉस्फेयर में भी ह्यूमिडिटी हो, तो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी की वजह से what H प्लस आयन में रिलीज हो जाएगा, H प्लस आयन में टूट जाएगा। टू प्रिवेंट दिस, इसको प्रिवेंट करने के लिए द एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूटिलाइजेज अ गार्ड टू पैक कैल्शियम क्लोराइड। उसमें कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है उसके साथ वो अपना एसिडिक प्रॉपर्टी शो ना करे। बिहेवियर ऑफ अल्कलीस, जैसे हम लोगों ने जब देखा, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि एसिड जो है वो वाटर के साथ अगर मिलता है तो H प्लस आयन रिलीज करता है, वैसे H प्लस आयन अनस्टेबल होता है तो ये H3O प्लस बना देता है, हाइड्रोनियम आयन। वैसे ही जब बेस अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाता है, तो रिलीज करता है OH माइनस आयन।
इस OH माइनस आयन को कहते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयंस की व्हेन द कंडक्टिविटी इज रिपीटेड यूजिंग एन एल्कली। अब जो भी वाटर सॉल्युबल बेस होता है, जो भी बेस वाटर सॉल्युबल बेस को हम एल्कली कहते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस को हम लोग एल्कली कहते हैं। तो जो भी एल्कली को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो वो H प्लस OH माइनस आयन रिलीज करता है। Alkalis dissociate into hydroxide ions and metals Na plus when dissolved in water। जैसे NaOH था, NaOH एक एल्कली मेटल है, एल्कली बेस है, तो ये जब टूटेगा तो Na प्लस और OH माइनस में टूटेगा। सिंपल सा बात है। जब किसी भी बेस को, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये टूटेगा तो Ca2 प्लस और OH माइनस में टूटेगा। कोई भी बेस अगर टूटेगा तो एक मेटल पॉजिटिव चार्ज के साथ और OH नेगेटिव चार्ज के साथ टूटेगा। अब चूंकि यहाँ पे भी फ्री आयंस आ गए, जैसे Ca2 प्लस था, जैसे Ca2 प्लस और OH माइनस, चूँकि यहाँ पे फ्री चार्ज है, फ्री आयंस है, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था कि याद होगा आपको कि जब कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता था तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता था। जब कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो जैसे यहाँ पे H प्लस कैसे होता है तो देखते हैं। यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन और वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है, इस चीज़ को हम समझते हैं। जैसे हम एक एसिड लिए HCl प्लस एक बेस लिए NaOH, दोनों को मिलाएं तो HCl जो होगा वो टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होगा ये टूटेगा Na प्लस और OH माइनस में। अब इसका ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव रेडिकल होता है, ये इसके नेगेटिव रेडिकल के साथ बॉन्ड बना के NaCl फॉर्म कर लेता है, और ये जो H प्लस होता है ये OH माइनस के साथ बॉन्ड बना के वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है। इस तरीके से ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। एक और अगर हम बात कर लें तो जैसे H2SO4 प्लस NaOH, ये H2SO4 टूटेगा तो H प्लस और SO4 2 माइनस SO4 2 माइनस में टूटेगा, और ये टूटेगा हमारा Na प्लस और OH माइनस में। अभी इसका ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये इस नेगेटिव के साथ मिलके Na2SO4 बना लेगा, और साथ में ये जो है H प्लस और OH माइनस मिलके H2O का फॉर्मेशन कर लेगा। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि जो वाटर का फॉर्मेशन क्यों होता है, क्योंकि एसिड में से H प्लस आयन निकलता है और बेसिड में से OH माइनस आयन रिलीज होता है, जो दोनों मिलकर क्या बना लेता है, वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है। अब एक बात याद रखना है कि वाटर ऐड करने के लिए, चूँकि एसिड या बेस दोनों अपना प्रॉपर्टी तभी शो करेगा जब वो वाटर के अंदर डिजॉल्व होगा, तो इसके लिए उसको डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है, मतलब उसमें पानी मिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब पानी मिलाने का मतलब डाइल्यूट करने का दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, डाइल्यूट और कंसेंट्रेटेड। डाइल्यूट और कंसेंट्रेटेड मतलब एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और डाइल्यूट मतलब वाटर ज़्यादा है एसिड कम है, वाटर ज़्यादा और एसिड कम है। अगर हमको कंसेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट में चेंज करना है, मतलब वाटर बढ़ाना है,
तो इसके लिए हम लोग ये नहीं करते कि एक एसिड है और एसिड के अंदर हम लोग वाटर ऐड करते हैं, ये गलत तरीका है। एक एसिड था, इस एसिड के अंदर हम लोग वाटर ऐड कर देंगे तो ये एक गलत तरीका है, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो चूँकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, और इस हीट के कारण ये जो एसिड होता है वो एसिड चारों तरफ फैल सकता है, और चारों तरफ फैल सकता है तो हमारे हाथ पैर चेहरे पर पड़े और हम लोगों को हार्म कर सकता है। इसीलिए एसिड को डाइल्यूट बनाने का, मतलब कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में चेंज करने का सही तरीका क्या है? तो इसके लिए सही तरीका है कि हम लोग वाटर लिए और इस वाटर के अंदर स्लोली हम लोग एसिड ऐड करते जा रहे हैं, और वाइल स्टीयरिंग मतलब कि एक ग्लास से हम लोग इसको स्टीयर भी करते जा रहे हैं, मतलब मिलाते जा रहे हैं, ताकि जो हीट जो यहाँ पे प्रोडक्शन वो चारों तरफ इक्वली फैलते रहे। मतलब कि यहाँ पे हम लोग एसिड आ रहा है, अब एसिड आ रहा है तो हम इसको मिलाते रहेंगे, एक ग्लास के टुकड़ा से हम लोग इसको क्या करते रहेंगे, मिलाते रहेंगे, ताकि जो हीट प्रोड्यूस हो हीट चारों तरफ इक्वली बट जाए और ज़्यादा जो स्प्लैश हो, छिटका हो, चारों तरफ फैले ना। तो इस तरीके से ये सही तरीका है डाइल्यूट करने का। द गोल्डन रूल ऑफ डाइल्यूशन जो है कि करेक्ट मेथड है ऑलवेज ऐड कंसनट्रेटेड एसिड स्लोली इनटू वाटर, मतलब कि एसिड को वाटर में ऐड करना है। इनकरेक्ट मेथड जो है वाटर को एसिड में ऐड नहीं करना है, वाटर को एसिड में ऐड करेंगे। ऐसा होता क्यों? वाई इज एडिंग वाटर टू एसिड इज डेंजरस। अगर हम वाटर को एसिड में ऐड करते हैं तो ये डेंजरस क्यों है? इसे करना तो नहीं चाहिए, पर डेंजरस क्यों है? द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड कैन कॉज वाटर टू इंस्टेंटली बॉयल एंड वेपराइज इनटू स्टीम। मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा कि इसके कारण वाटर जो होगा वो तुरंत बॉयल हो जाएगा और स्टीम बन जाएगा। दिस कॉजेज द कंसनट्रेटेड एसिड टू स्प्लैश आउट वायलेटली। इसके कारण जो एसिड होगा वो चारों तरफ स्प्लैश कर जाएगा, मतलब छिटक जाएगा, और हमारे हाथ पैर स्किन कपड़ा फेस इन सब पे आके हमको जला सकता है। द इंटेंस लोकलाइज्ड हीट कैन कॉज द ग्लास बीकर और कंटेनर टू सैटर इंस्टेंटली। और इतना ज़्यादा वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा क्योंकि वो जो ग्लास बीकर जिसके अंदर हम लोग ये सब चीज़ मिला रहे थे, डाइल्यूट कर रहे थे, वो तुरंत टूट सकता है, और टूट सकता है तो फिर जो एसिड है वो चारों तरफ फैल जाएगा और हम लोगों को हार्म कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हम लोग आगे पीएच वैल्यू और यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।